बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 7.7 सॉल्व करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल में हमें ये शो करना है कि मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। बच्चों, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट करते हैं तो वहाँ एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ये फोर्सेस जो है ये बॉडी को ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं और इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ कपल या फिर टॉर्क। कि एक टॉर्क डेवलप हो गया जो इस बॉडी को किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लगेगा। अब हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो टॉर्क है वो इस पॉइंट O से इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स O पॉइंट जिसके अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं वो पॉइंट यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, किसी भी पोजीशन पर हो, टॉर्क की वैल्यू या मोमेंट ऑफ कपल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इससे इंडिपेंडेंट होगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं बच्चों कि ये हमने A और B किसी बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं जिन पर कि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर हमने ये +F फोर्स लिया है तो यहाँ -F, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। हम इसको भी -F ले सकते हैं और इसको +F, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। O वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो अब हमने क्या किया, O को ओरिजिन मान लिया और यहाँ से पोजीशन वेक्टर A के लिए और B के लिए ले लिए। तो पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट A ये R1 आ गया और इधर ये R2 आ गया। और ऐसे ही हमने ये AB जो है इसको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह मान लिया, A to B मीन्स R1 प्लस AB इज इक्वल टू R2। ये हमने वेक्टर्स के ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था, इसको भी हम फिर से देखेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि ये हैं दो पेयर फोर्स के जो इक्वल और अपोजिट है, डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रहे हैं जिससे कि टॉर्क डेवलप हो रहा है। बच्चों, अब हम इस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ कपल फाइंड करेंगे विच विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एट A एंड मोमेंट ऑफ फोर्स एट B। मीन्स अब हम टोटल टॉर्क फाइंड कर रहे हैं तो टोटल टॉर्क टॉ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर ये जो τ1 है ये है पॉइंट A के लिए टॉर्क अबाउट O और ये जो τ2 है ये है पॉइंट B के लिए टॉर्क अबाउट O। तो अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। अब इसकी वैल्यू τ1 के लिए हम देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब यहाँ पर ये है R1 और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है -F। A पर जो फोर्स लग रही है वो -F है। तो इस तरीके से टॉर्क की वैल्यू आ गई R1 क्रॉस -F। सिमिलरली फॉर पॉइंट B टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 क्रॉस F, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है फोर्स की और ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि F हमने कॉमन ले लिया तो हमको ब्रैकेट में R2 माइनस R1 ये मिल गया, पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस। लेकिन अभी हमने देखा कि बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन R1 प्लस AB इज इक्वल टू R2, R1 प्लस AB इज इक्वल टू R2। तो इससे जो AB की वैल्यू है वो R2 माइनस R1 आ जाती है। तो हम यहाँ R2 माइनस R1 को रिप्लेस कर देंगे AB से। तो इस तरह से जो ये टॉर्क है, ये टॉर्क की वैल्यू हमें मिल जाती है AB क्रॉस F। ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी। तो टॉ इज इक्वल टू वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर F, ये आ गया। मतलब जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, AB पर डिपेंड कर रहा है और ये जो फोर्स हैं इन पर डिपेंड। तो बच्चों, अगर इस पॉइंट O को हम इस लाइन पर कहीं पर लेते हैं, सपोज जस्ट मिड में हमने इसको यहाँ पर मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ है जिसके अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है, तब भी टॉर्क की वैल्यू यही आएगी। और अगर इस पॉइंट O को हम यहाँ कहीं पर मान लें तब भी टॉर्क की यही वैल्यू आती है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू है या जो मोमेंट ऑफ कपल की वैल्यू है वो इस पॉइंट से इंडिपेंडेंट है। मतलब जिसके अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं उस पॉइंट की पोजीशन से इंडिपेंडेंट होती है।
तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।